नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की विषय हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पत्र की जो रूपरेखा है, उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। किस प्रकार के प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर कितना पूर्णांक होगा? पूर्णांक आप देख पा रहे हैं 80 अंक का होगा और समय जो है वह 3 घंटे 15 मिनट अर्थात सवा 3 घंटे का रहेगा। उद्देश्य इस प्रकार के रहेंगे कि जान पर हमसे 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएँगे, जो 80 अंक के हिसाब से यदि परसेंटेज में इसको तब्दील किया जाए तो 18.75% होगा। अवबोध में मतलब समझ, इसमें 27 नंबर के प्रश्न होंगे जो 33.75% के होंगे। अभिव्यक्ति या ज्ञानोपयोग के 25 अंक के प्रश्न होंगे जो कि 31.25 के। और मौलिकता या कौशल, आप में किस प्रकार की एक कुशलता आई है, आप किस प्रकार से एक्सपर्ट हुए हैं, उस हिसाब के या उस उद्देश्य के कुल मिलाकर 13 अंक के प्रश्न होंगे जो कि 16.25% होंगे। कुल मिलाकर 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा और 100% होगा। कुल मिलाकर इसके 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। प्रश्नों का प्रकारवार अंक भार विवरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं तो कुल मिलाकर स्थिति इस प्रकार की बनती है कि वस्तुनिष्ठ जो एबेसदा वाले होंगे और साथ ही रिक्त स्थान वाले। तो एबेसदा के तो 12 प्रश्न होंगे और रिक्त स्थान के 6 प्रश्न होंगे। इन कुल प्रश्नों की संख्या 18 होगी और हर एक प्रश्न 1-1 अंक का होगा अर्थात कुल मिलाकर 18 अंक के होंगे। बोर्ड की का मानना है कि आपके लिए इसे 27 मिनट अधिकतम, ये 27 मिनट अधिकतम है, अधिकतम 27 मिनट में आप इसे हल करें। दूसरा, अति लघुतरात्मक प्रश्न, ये भी 1-1 अंक के ही होंगे। इन प्रश्नों की कुल संख्या 11 होगी और ये मतलब अति लघुतरात्मक का अर्थ है कि एक पंक्ति में जिसका उत्तर पूर्ण हो जाए, वो अति लघुतरात्मक प्रश्न है। 11 प्रश्न होंगे, प्रति प्रश्न अंक होगा 1 और कुल अंक हो जाएँगे 11 है। 22 मिनट का अधिकतम समय, मतलब इससे अधिक नहीं लेना है, इससे कम में आप कर सकते हैं, समस्त प्रश्न करें तब। लघुतरात्मक भाग 1 में कुल मिलाकर 7 अंक के प्रश्न होंगे, इसमें आप 2 या 3 पंक्तियों में इसका जवाब देंगे और ये कुल मिलाकर एक प्रश्न के लिए कितने अंक हैं? 2, तो 7 दूनी 14 है, ये कुल मिलाकर 14 अंक के प्रश्न होंगे और इसके लिए बोर्ड ने कुल मिलाकर 42 मिनट का समय आपके लिए रखा है कि आप अधिकतम 42 मिनट में इसे निपटाएँ, पूरा करें। दीर्घ उत्तर वाले कुल मिलाकर 4 प्रश्न होंगे, जो कि 2 प्रश्न तो होंगे 3-3 अंक के। कितने अंक के हो गए? 3-3 अंक के, कुल मिलाकर 6 है। 1 प्रश्न होगा 4 अंक का, वो 4 अंक ये हो गए। ये 2 3-3 अंक वाले कौन से? व्याख्या वाले। और एक प्रश्न होगा 6 अंक का जो कि आपकी वितान नाम की पुस्तक है उसमें से आएगा। कुल मिलाकर इन 3 चारों प्रश्नों का अंक भार 4 प्रश्न हो गए ना, 3 अंक के 2, 4 अंक का 1 3 और 6 अंक का 1 4। कुल मिलाकर इनका अंक भार होगा 16 है। इसके लिए आपके पास कुल 48 मिनट का समय मैनेज किया गया है और उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, जिनमें 1 प्रश्न तो होगा 5 अंक का जो कि निबंध होगा। 2 प्रश्न होंगे 6-6 अंक के जो कुल मिलाकर 12 अंक के हो गए और 1 प्रश्न होगा 4 अंक का। कुल मिलाकर 5 और 12 17 और 17 और 4 21, कुल मिलाकर 21 अंक के प्रश्न होंगे। प्रतिशत देखा जाए तो 26.25, लेकिन इसके लिए टाइम रखा गया है 56 अर्थात 56 मिनट। कुल मिलाकर 195 मिनट, मतलब 6 गुणा 3 करते हैं तो 6 तिये 18, 180 मिनट हो गए और 15 मिनट और जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 195 मिनट का समय आपका पूरा इन 44 प्रश्नों के लिए रखा गया है। कुल मिलाकर प्रश्न कितने होंगे? 44 प्रश्न होंगे। विकल्प आंतरिक, ये देखिएगा अपठित बोध में की यदि बात करें, अपठित बोध का जो आपने पढ़े नहीं है, एक गद्यांश होगा, एक पद्यांश होगा, 6-6 अंक के, तो उसके लिए 12 अंक के प्रश्न है। निबंध 5 अंक का आएगा, पत्र है वो 4 अंक का होगा, व्यावहारिक व्याकरण 8 अंक की, अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की पुस्तक है उसमें से 7 अंक के प्रश्न आएंगे, आरोह में से 32 अंक के और वितान में से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब देखते हैं हम, एक ब्लूप्रिंट दिया है हमें और इस ब्लूप्रिंट का विश्लेषण मैं समझता हूँ कि हमें कर लेना चाहिए थोड़ा-सा। अपठित बोध के वस्तुनिष्ठ प्रकार के, मतलब वस्तुनिष्ठ आप समझ गए होंगे बातें, एबेसेदा वाले 4 अंक के होंगे 4 प्रश्न और दोनों में से हो जाएँगे ये तो ज्ञान पर आधारित है, अवबोध पर 8 अंक के और कुल मिलाकर 8 और 4 12 है। निबंध होगा
एक जो कि किस श्रेणी में निबंधात्मक का जो है वो किस श्रेणी में रखा जाएगा, एक तो अवबोध में और यहाँ अभिव्यक्ति के माध्यम में, और एक निबंधात्मक के मौलिक कौशलता। कुल मिलाकर 5 अंक का पत्र जो है वो एक निबंधात्मक के अंक में जाएगा, और 2 अंक जाएंगे ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति में, और 1 अंक जाएगा कौशलता में, कुशलता में या मौलिकता में। 4 अंक के प्रश्न व्यवहारिक व्याकरण के जो है अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, और अवबोध में जाएंगे 6 के 6, मतलब आपकी समझ कैसी बनी है, तो 6 और 2 8 पर। ये 2 नंबर तो आपके ज्ञान पर आधारित है, और 6 नंबर आपकी समझ पर आधारित है। अभिव्यक्ति और माध्यम में 1 प्रश्न तो होगा, 1 अंक तो होगा ज्ञान पर आधारित है, और 4 अंक होंगे ज्ञानोपयोग के आधार पर, 2 अंक होंगे कुशलता के आधार पर, कुल मिलाकर 7 अंक। इस प्रकार से आरोह में 2 तो ज्ञान पर, 2 फिर 4 अंक तो ज्ञान पर है, अवबोध पर 8 अंक हैं, और 4 3 7, 7 4 11 अंक किस पर है, ज्ञानोपयोग पर, और 4 3 7 और 2 अंक किस पर है, कुशलता या मौलिकता पर। कुल मिलाकर 32 अंक। और वितान से 3 नंबर का ज्ञान आधारित प्रश्न होंगे, 3 नंबर के अवबोध आधारित प्रश्न होंगे, और 6 अंक की अभिव्यक्ति या ज्ञानोपयोग आधार पर प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 12 अंक के प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ज्ञान पर आधारित 15 अंक के, 27 अंक के अवबोध पर, 25 अंक की ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति पर, और 13 अंक की कुशलता या मौलिकता के आधार पर 80 अंक। और प्रश्नों की संख्या कोष्टक के अंदर दी गई है। 12 प्रश्न ज्ञान पर आधारित है, 20 प्रश्न अवबोध पर, 7 प्रश्न ज्ञानोपयोग पर, और 5 प्रश्न कुशलता या मौलिकता के आधार पर। तो वहाँ 44 प्रश्न होंगे और 80 अंक के होंगे। अब चलते हैं हम, जो नमूना प्रश्न पत्र दिया गया है, इस प्रश्न पत्र पर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये समय कितना है और पूर्णांक कितना है। उसके बाद में हमें ये जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको देख लेना है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखें। मतलब आपको अपने जो बोर्ड का पेपर होगा उस पेपर पर आपके रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। जैसे मान लो एक प्रश्न हो गया और उसमें ए ब स द लगा के 3 प्रश्न पूछ लिए या व्याख्या हो गई, तो व्याख्या में आपने एक जगह है उसका परिचय लिखा, उसके बाद व्याख्या लिखी, और फिर हमें विशेष लिखते हैं। तो तीनों भाग अलग अलग नहीं करने, एक ही साथ करने, इस प्रकार से यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ देखते हैं पहला प्रश्न जो अपठित बोध से है, खंड ए शुरू हुआ है, और यहाँ पर लिखा है कि अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो आप इसे इसका एक बढ़िया तरीके से कम इसे का कम से कम कितनी बार अध्ययन करें, 2 बार अवश्य अध्ययन करें। 2 बार अध्ययन कर लेंगे तब आपकी समझ में ये सारे सवालात आ जाएंगे, इनके जवाब देने में आपको एक बहुत अच्छी सुविधा रहेगी। तो देखिए कि पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञानवृद्धि। मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती हैं। वह चाहे तो एक ही विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है। दूसरे, उसे किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तक वहां से प्राप्त हो सकती है। तीसरे, उसे किसी भी विषय पर तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। चौथा, ये जो तीसरे चौथे हैं ये लाभ हैं इसके पुस्तकालय के। चौथे, विश्व में प्रकाशित विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी यहाँ मिल जाती हैं। यही कारण है कि उच्च कक्षा एवं किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में ही व्यतीत करते हैं। पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है या पैदा करता है। यदि आप एक बार किसी पुस्तकालय में चले जाएं तो वहाँ की पुस्तकों को देखकर आप उन्हें पढ़ने के लिए लालायित हो जाएंगे। इस प्रकार पुस्तकालय आपकी रुचि को ज्ञानवर्धन की ओर बदलता है। दूसरे, अवकाश के समय में पुस्तकालय हमारा सच्चा साथी है, जो हमें सदुपदेश भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। क्या करता है? हमें अच्छे उपदेश देता है और मनोरंजन भी करता है। मनोरंजन के साधनों में धन अधिक खर्च होता है, जबकि यह सबसे सुलभ और सस्ता मनोरंजन है। हमने एक बार पढ़ा, अब इसके देखते हैं प्रश्नोत्तर। पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? मनुष्य का मान बढ़ाने, मनुष्य को राजनीति का परिचय करवाने में, मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में, मनुष्य को भूगोल का परिचय करवाने में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मनुष्य की ज्ञान वृद्धि करने में, आपका नॉलेज बढ़ाता है।
मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। यहाँ देखिएगा नहीं है पूछा है और हम क्या करते हैं योगदान है और पढ़ने में रुचि उत्पन्न करता है ये कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो प्रश्न को ढंग से पढ़ें, योगदान नहीं है तो पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने में बिल्कुल करता है, अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में ये भी देता है, मन उपदेश और मनोरंजन के रूप में ये भी काम करता है और अमानवीय बुराइयों को उभारने में, अमानवीय का मतलब जैसे चोरी चकारी करना सिखाता है आपको पुस्तकालय? नहीं, तो ये नहीं करवाता, इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? द उत्तर होगा। कौन से छात्र अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? तो उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक बच्चे ही यहाँ पर समय व्यतीत करते हैं। चौथा है पुस्तकालय शब्द पुस्तक धन आलय के दो शब्दों के मेल से बना है, प्रयुक्त संधि का नाम बताइए? तो यहाँ पर होगी दीर्घ स्वर संधि। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त मतलब सही शीर्षक क्या होगा? तो इसका होगा पुस्तकालय का महत्व। अगला प्रश्न है अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी कौन है? तो ए ऑप्शन होगा पुस्तकालय। आगे चलते हैं, अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो इसके लिए है कातरता, चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खोज जहां भी मिलेगी उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उकसाकर मुझे अनलंघे सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है, मैंने वहां भी ज्योति की मसाल प्राप्त करने के यत्न किए, बचने के नहीं तो क्या इन टटकी बंदूकों से डर जाऊंगा? तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है, पर मैं गाऊंगा चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। इसको 2 बार पढ़ेंगे। अब प्रश्न करेंगे तो कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया है? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। तो इसमें कितना आसान्वित है। पें- पद्यांश की उक्त अंतिम 3 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर सभी पढ़ेंगे कि मरने के बाद कल फिर जन्म लूंगा। कवि बार बार मरना और जन्म लेना चाहते हैं। देश सेवा करने वाले बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। मानवता के रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा की चाह रखते हैं। इसका उत्तर होगा द मानवता के रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा की चाह रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसका मामला आया है? सारा का सारा मानवता का मामला आया है, इसलिए देश प्रेम पर मानवता वाला हावी है। सुनसान का गला घोटा है का तात्पर्य बताइए? तो यहाँ पर देखो सुनसान रूपी व्यक्ति की गर्दन दबा दी, ऐसा तो कोई मामला नहीं आया। सुनसान में ले जाकर व्यक्ति का गला घोट दिया, ऐसा भी नहीं आया। शून्य मानव मन में आशा की उमंगे भर दी और सुनसान स्थल पर सुंदर गीत गाया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? शय उत्तर होगा। किसी रचना को लिखने की कई शैलियां होती हैं, शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश की लेखन शैली कैसी है? आत्मकथा शैली, वर्णनात्मक शैली, संवाद शैली या प्रश्न शैली? तो यहाँ पर कवि आत्मकथा की मैं फिर आऊंगा, तो यहाँ पर आत्मकथा के रूप में उसने अपनी बातें कही है। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से छांटिए। ज्योति की मसाल, अग्रदूत, मानवता के मसीहा महात्मा गांधी और महावीर स्वामी। तो यहाँ हम सही उत्तर करेंगे मानवता के मसीहा महात्मा गांधी। अनलंघे शब्द का विपरीतार्थक जिसे हम विलोम कहते हैं, विलोम शब्द बताइए? तो अनलंघे का मतलब जिसको लांघा नहीं जा सके और लंघे जिसको लांघा जा सके। तो क्या होगा इसका? लंघे। उत्तर प्रश्न नंबर 2 इसमें क्या है? 6 है, खाली स्थान वाले शब्द हैं, प्रश्न उत्तर है। पहला, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग 17 बोलियां शामिल है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। कौन सी लिपि है? रोमन। क्योंकि हमें हिंदी का पेपर देना है, लेकिन हिंदी में कौन सी होगी? हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। और पंजाबी की कहें तो गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। इस प्रकार से हमें लिपियां याद रखनी है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। ये जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है, प्रयोजन की वजह से। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। काव्य में खालिस्तान अलंकार है। तो देखो माया रूपी दीपक
और नर रूपी पतंग। तो रूपी शब्द आ गया तो यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। गंगा जल सा पावन मन है, काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जब तुलना की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा। और एक और बात ध्यान योग्य, सा से सी, यहाँ आपको बता दें हम, सा से सी सम सदृश, सॉरी, सा से सी सम सरिस, सम सरिस, सदृश, इव और वत, ये 8 शब्द जिस भी पंक्ति में आते हैं वहां पर क्या माना जाता है? वहां पर उपमा अलंकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें अति लघुतरात्मक प्रश्न है, एक एक पंक्ति में हमें अपना उत्तर सबमिट करना है। निम्न पारिभाषिक शब्दावली या शब्दों के अर्थ लिख दिए। तो कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति। किसी भी मीटिंग में जैसे 100 आदमी आने थे, 10 आदमियों का कोरम रखा गया, 10 आदमियों की गणपूर्ति रखी गई। यदि 10 आदमी आ जाते हैं तो मीटिंग रखी जाएगी, यदि 9 आदमी ही उपस्थित होते हैं तो मीटिंग को कैंसिल किया जाएगा, कहा जाएगा कोरम पूरा नहीं हुआ। पैक्ट का अर्थ होता है समझौता। पैक्ट का अर्थ क्या होता है? समझौता। जैसे पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। परिसंघ शब्द के लिए पारिभाषिक शब्दावली लिखिए, इसका मीनिंग लिखना है। तो देखिएगा, संघ का अर्थ होता है फेडरेशन, तो FEDRATION। और फेडरेशन के पहले कौन लगा दो, कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन का अर्थ हो जाता है परिसंघ। फीचर का प्रारंभ कैसा होता है? फीचर का प्रारंभ रोचक और मानवीय रुचियों से भरपूर होता है। कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे अपना गुरु बनाया? तो सौंदलगेकर को। यशोधर बाबू ने किशन दा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया? तो होली के अवसर पर गीत गवाना, जनेऊ पूजन पर जनेऊ परिवर्तन करवाना, और रामलीला की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए उसकी तालीम के लिए क्या करना? अपने घर का एक कमरा उनको दे देना। डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन फ्रैंक के प्रकृति प्रेम का वर्णन कीजिए। तो इस पाठ से जो प्रश्न है, क्योंकि चूंकि हमने ये पाठ अभी तक पढ़ा है नहीं है, तो इसलिए आप इसको पढ़ेंगे तब इसके प्रश्न उत्तर और आपके सामने उपस्थित कर देंगे। यशोधर बाबू अपनी पत्नी व बच्चों से क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि बच्चे और पत्नी करें भले ही अपने मन की, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो सकते हैं। और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगरों के नाम बताइए। तो 2 महानगरों के नाम, आप इतिहास के भी यदि स्टूडेंट हैं तो वहां पर 2 महानगरों के नाम आते हैं। एक का नाम तो आता है मोहनजोदड़ो और दूसरे का नाम आता है हड़प्पा। एक का मोहनजोदड़ो और दूसरे का नाम आता है हड़प्पा। अब आगे है प्रश्न, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी है? तो कहाँ रखी है? दिल्ली के संग्रहालय में। कहाँ रखी हुई है मूर्ति? दिल्ली के संग्रहालय में रखी गई है। अगला प्रश्न है, कवि निराला ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसको कहा है? तो बादल रूपी या क्रांति रूपी बादल को कहा है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर ने क्या तर्क दिए? अंबेडकर का मानना था कि व्यक्ति की इच्छा न होने के बावजूद भी उस जाति या में जन्म लेने की वजह से उसे मजबूर किया जाता है कि तुझे यही काम करना पड़ेगा, इसलिए जाति प्रथा है वह श्रम का विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन तब ज़्यादा न्याय संगत या सुसंगत होता जब व्यक्ति अपनी इच्छा के मुताबिक, अपनी इच्छा और अपनी योग्यता के मुताबिक काम करता। फिर आता है खंड बे, इसमें लघुतरात्मक प्रश्न है, 2-2 अंक के होंगे सभी के सभी प्रश्न, और कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखते हैं कि भारत में इंटरनेट पत्रिका, ये इसमें उससे भी संबंधित है, अभिव्यक्ति और माध्यम से। इसके अलावा ये जो है आपकी आरोह है, इससे संबंधित है। भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ? तो इसके लिए वीडियो अलग से लगा हुआ है, पूरा अभिव्यक्ति और माध्यम की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसमें जो भी आपके 4 पाठ हैं, उन पाठों के सारे प्रश्न एक साथ देख सकते हैं। प्रिंट मीडिया और रेडियो माध्यमों से प्रत्येक से संबंधित 2-2 कमियां लिखिए। तो प्रिंट मीडिया का है कि इसे कोई निरक्षर व्यक्ति से नहीं पढ़ सकता, और समाचार है वो दूसरे दिन प्रकाशित होते हैं। रेडियो में
एक बार समाचार चले जाने पर दोबारा नहीं सुने जा सकते और इसमें दृश्य बिंब नहीं होता है, इसलिए ये दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको सुनने के लिए जब भी कोई कठिन शब्द आ जाता है तो उसका अर्थ देखने के लिए यदि हम जाते हैं या देखना चाहते हैं तो इतने में समाचार निकल जाते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर एक आलेख लिखिए। यह आलेख आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या तात्पर्य है? तो इसका अभिप्राय है कि सामने या श्रोताओं की समझ में आ जाए इस प्रकार की एक सहज सुबोध भाषा का प्रयोग किया जाए। कविता के बहाने कविता से बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है कि सभी घरों में बिना किसी प्रकार के भेदभाव के सब घरों को अपना ही समझना, ये इस बात के मायने हैं कि हम इस बात के मायने हैं कि हम पूरे देश, पूरे गांव, पूरे समाज को हम एक मानते हैं। जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे? इसमें जीजी के विचार थे कि यदि हम देंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। जैसे किसान अपने घर से कुछ बीज बोता है, खेत में छिड़क देता है और उसके उस पर क्या होता है, वो हमें मिलता है। और जीजी के दूसरे ये विचार थे कि जब तक हम किसी को कुछ देते हैं और उससे हमें, जिसकी हमें भी बहुत ज़रूरत है, और उससे हमें यदि किसी प्रकार की कमी महसूस होती है तो वही वास्तव में एक प्रकार का दान है, अन्यथा उसे दान नहीं कहा जा सकता। जिसके पास लाखों करोड़ों हो और वो 50-100 रुपए खर्च कर देता है तो उसे दान की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? जब वह परेशान होता है तब सबसे ज्यादा हंसता है। रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में लिखिए। तो दिवाली का दिन है और जो भी उसके घर की मालकिन है वह बड़ी दमक रही है, चमक रही है, या वो खुश, वह बहुत ज्यादा खुश है और वह अपने बच्चे की बनाए हुए छोटे से घर या उस घरौंदे में भी दिया जलाती है। राखी के बिंब का करेंगे कि सावन का महीना है या सावन की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का त्योहार है और आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं। उसी दौरान घर में रस या प्रेम को भर देने वाली जो बालिका होती है वह अपने हाथ में राखियां लिए घूम रही है और वह राखियां जैसे बिजली की तरह से दमक रही हैं। सीरीज के हम एक एक ही देखेंगे। सीरीज के फूल नामक पाठ में लेखक समाज, साहित्य और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के, तो जिस प्रकार से सीरीज के फूल कड़े होते हैं और वे अपनी अपने आप झड़ते नहीं है या गिरते नहीं है जब तक कि नए पत्ते और फल आकर उनको धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल देते, उसी प्रकार से भारतीय राजनीति हो, साहित्य हो या समाज हो, यहाँ पर जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं वो अपना जो अधिकार भाव है वो छोड़ना नहीं चाहते और लगातार उसमें बने रहते हैं, तब तक बने रहते हैं जब तक कि नई पीढ़ी के लोग उसे उन्हें धक्के मारकर बाहर न निकाल दें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय दीजिए। तो निराला का परिचय होगा कि निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी को वसंत पंचमी के दिन पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर नामक स्थान पर हुआ। इनका मूल गांव उत्तर प्रदेश का गढ़कोला था, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का गढ़कोला था। इनके पिता वहां थे और ये छायावाद के क्या कहलाते हैं? महेश कहलाते हैं। रहस्यवाद और प्रगतिवाद में भी इन्होंने कविताएं लिखी। इन्होंने ये विद्रोही पृष्ठभूमि, दलितों के प्रति, दलितों, शोषितों और नारियों के प्रति गहरी संवेदना इनके मन में थी। पूंजीवाद, शोषण और सामाजिक अन्याय का ये प्रबल विरोध किया करते थे और इनके द्वारा रचित रचनाओं के नाम इस प्रकार से हैं: अनामिका, तुलसीदास, परिमल, गीतिका, अपरा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा इत्यादि। यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है। तो यशोधर बाबू की पत्नी चूंकि मूलतः ग्रामीण संस्कारों की या पुराने संस्कारों की थी, लेकिन अपनी बेटी के कहने पर या बेटी के द्वारा मनाए जाने पर वह बिना बाहों वाला ब्लाउज, ऊंची एड़ी की सैंडल और होठों पर लाली भी लगा लिया करती थी। लेकिन यशोधर और वो परिवर्तन कर लेती है, लेकिन यशोधर बाबू इस प्रकार के परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वे मानते हैं कि ये जो नए विचार हैं ये हमारी संस्कृति के लिए घातक है। 15वां प्रश्न दिया है, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर आई गयो हनुमान जिमि करुणा महवीर रस हर्षि राम भेंटेऊ हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना तुरत वेद तब किन्नी उपाई उठ बैठ लक्ष्मण हरिसाई हृदय लाई भेंट प्रभु भेंटेऊ भ्राता हर से सकल भालू कपि भ्राता कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा जे ही विधि तब ही ताहि इलावा। तो यह
जो पद्यांश है वह आरोह पुस्तक की भरत लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास है। और इसमें तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु प्रलाप सुनि कान भय विकल भय बानर ने करे, कि प्रभु के प्रलाप को सुनकर वानरों का जो समूह था वह व्याकुल हो जाता है। इतने में आई गए वो हनुमान जिमी, इतने में हनुमान आ जाते हैं। जैसे जिमी मतलब जैसे उत्प्रेक्ष अलंकार करुणा मह वीर रस, जैसे करुणा में वीर रस की उत्पत्ति हो गई हो। हर्षि राम भेंटे हनुमाना, हर्षित होकर राम हनुमान से भेंट करते हैं, मिलते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और अति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और प्रभु उसी परम सुजान के प्रति तुरंत वेद तब किन्नी उपाय, और वैद्य ने तुरंत अपना उपाय किया या इलाज किया, उपचार किया। और उपचार के पश्चात लक्ष्मण है वे हर्षित होकर उठ बैठे। लक्ष्य हृदय लाई प्रभु भेंटे भ्राता, और तब प्रभु राम ने अपने हृदय से लगा लिया अपने भ्राता को, या हृदय से लगाकर उनसे भेंट की। हर से सकल भालू कपि भ्राता, और ये सब दृश्य देखकर, जब राम और लक्ष्मण का जो मिलन था वो देखकर, जो भी कपि भ्राता जो थे, मतलब भालू और वानरों का जो समूह था वो हर्षित हो जाता है। कपि पुनः वेद तहाँ पहुँचाओ, कपि का अर्थ यहाँ पर है हनुमान से, और तब हनुमान वैद्य को वहीं पहुँचाते हैं जहाँ से जिस विधि से वे उन्हें लेकर आए थे। तो विशेष में लिखेंगे रामचरितमानस का ये अंश है और लंका कांड से लिया गया है। यहाँ राम की व्याकुलता का वर्णन है, हनुमान की वीरता का वर्णन है, और साथ ही अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा है बहुत काली सिल जरा से लाल के सिर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल दे है जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये उषा नामक कविता जो छठे पाठ में संकलित है, शमशेर बहादुर सिंह की बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कविता, जिसमें सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या बोर्ड हमें पहले करवाई थी, वहां से आप देखकर कर सकते हैं। और 16 नंबर में क्या है कि मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। तो ये भक्तिन नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता महादेवी वर्मा है। इसकी हम व्याख्या करेंगे और उसके बाद दूसरा देखते हैं। तो चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टीन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं ना कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। तो ये विष्णु खरे के द्वारा रचित चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ चार्ली चैपलिन की विशेषताएं बताई गई हैं। 17वें नंबर का प्रश्न, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की पूरक परीक्षाओं की तिथियों की सूचना हेतु एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए। तो विज्ञप्ति तैयार करने का पूरा फॉर्मेट आपको बोर्ड पे बताया गया है और ये का ये फॉर्मेट वहां पर बताया गया है। दूसरा है अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री करने का हेतु एक निविदा तैयार कीजिए। तो ये निविदा का जो वीडियो बनाया गया है उसका लिंक लगा दिया जाएगा, और ये विद्यालय के लिए खेलकूद की जगह शायद फर्नीचर का था वो निविदा टेंडर, तो आप उससे देखकर इसे समझ सकते हैं। निबंध में राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व क्या है, महिला सशक्तिकरण या स्त्री सशक्तिकरण, बढ़ता विज्ञान और घटते मानवीय मूल्य, और चौथा है राजस्थान और पर्यटन की संभावनाएं। तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक हमें करना है, और शब्द सीमा इसकी 300 है, अंक भार 5 अंक रखा गया है। तो इस प्रकार से इन निबंधों को भी आप अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे, और हम चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो, इसलिए हर एक प्रश्न पर, हर एक पाठ के प्रश्न और अपठित बोध, आलेख, फीचर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर करवाई जाएंगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।